नमस्कार साथियों। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की एम्स की सीरीज में आपका स्वागत है। हम अपनी जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र वाली एम्स की सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज का सेशन है उसका हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ है वो सम्मिलित करना है। तो निम्नलिखित जो रचनाकार हैं उनको है उनकी रचनाओं के साथ में है वो सम्मिलित करना। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसमें जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की है तो वो आपको लग रहा होगा कि बड़ी है, लेकिन इसमें क्या है कि जितने भी काव्य ग्रंथ हैं काव्य शास्त्र से संबंधित आलोचना की प्रश्न है इस तरीके से इसमें जो 3-4 जो टॉपिक हैं उन सभी को समाहित है वो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसमें किया गया। इसी कारण ये जो है वो इतना जो टॉपिक है वो लेंदी हो रहा है। तो आज का जो सेशन उसका पहला प्रश्न है, ये रचनाकार है और उनकी जो रचनाओं की जो सूची है उसका हमको मिलान करना है। घनानंद, बौद्धा, सूदन और पद्माकर, जगत विनोद, बृहलीला, बृहबारिश और सुजान चरित्र। तो घनानंद है, घनानंद का संबंध किससे है? तो घनानंद का वो रीतिकाल की जो रीतिमुक्त काव्य धारा है उससे घनानंद का संबंध है और इनको है वो प्रेम के पीर के कवि है उनकी संज्ञा दी जाती है। और घनानंद की जो रचना है वो है बृह लीला। बौद्धा ये भी रीतिमुक्त के कवि हैं और बौद्धा की जो रचना है वो है बृहबारिश और इसके नामा। सूदन, सूदन की जो रचना है वो है सुजान चरित्र। और पद्माकर हैं वो रीतिकाल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं और ये पद्माकर हैं वो रीतिकाल के हैं वो अंतिम जो प्रसिद्ध कवि हैं वो है। और इन्होंने अपने जो काव्य है उसमें जो गीतों के जो फुहावरे हैं और जो होली वगैरह है उसका बड़ा ही जो मार्मिक जो चित्रण है उन्होंने इसमें किया है। तो पद्माकर की जो रचना है वो है पद्मावरण और जगत विनोद। तो इस तरीके से इनका क्रम है। घनानंद की है जो रचना है वो है बृहलीला, बौद्धा की है बृहबारिश, सूदन की है सुजान चरित्र और पद्माकर का है जगत विनोद। अगला प्रश्न है हमारा, ये फिर से रचनाएं हैं और उनका क्रम है। एक तरफ है विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस, देव माया प्रपंच, सेठ गोविंद दास, देव केशव और सुमित्रानंदन पंत। तो जो विज्ञान गीता है वो किसकी रचना है? विज्ञान गीता है वो रीतिकाल की जो रीतिबद्ध जो काव्य धारा है उसके कवि केशव। और सामान्यतः रीतिकाल का जो परिवर्तन है वो किससे माना जाता है? वो माना जाता है केशव दास से। और केशव दास से रीतिकाल का परिवर्तन होने के साथ इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है रामचंद्र का। फिर है ज्योत्सना, ये छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नवरस, ये जो नवरस है वो है सेठ गोविंद दास। और तत्पश्चात देव माया प्रपंच, ये रीतिकाल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा जो देव है उनकी रचना है। तो इस तरीके से विज्ञान गीता है वो है केशव दास, ज्योत्सना है सुमित्रानंदन पंत, नवरस है सेठ गोविंद दास और देव माया प्रपंच है वो है देव की रचना। अगला प्रश्न है, एक तरफ है पत्र पत्रिकाएं हैं और उनकी सूची का मिलान करना। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और सदादरस। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो जाहिर सी बात है जो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन है इनका जो संपादन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। हिंदी प्रदीप है वो है बालकृष्ण भट्ट की। तत्पश्चात ब्राह्मण पत्रिका है, इसका जो संपादन का कार्य है वो किया गया है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। और अंत में जो बचती है वो है सदादरस, वो है लाला श्रीनिवास दास। और लाला श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु है उससे हिंदी के जो प्रथम मौलिक उपन्यास है उसकी भी संज्ञा दी जाती है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1881। तो कवि वचन सुधा है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन है और कवि वचन सुधा इनका प्रकाशन किया था। हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र और सदादरस है वो है श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है हमारा, ये निम्नलिखित आचार्य हैं और उनका वो है उनका जो समय काल है वो क्या रहा है? मम्मट, भामहा, शंकुक और विश्वनाथ। 14वीं सदी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी उत्तरा और छठी। तो जाहिर सी बात है इनमें सबसे पहले कौन आएगा? भामहा। भामहा एक काव्य अलंकारों के प्रणेता है, अलंकारों का परिवर्तन है। इनकी जो रचना है वो है काव्य अलंकार और भामा का जो समय है वो है 6ठी सदी का मध्यकाल। तत्पश्चात भामहा के बाद आते हैं शंकुक। शंकुक है वो उन्होंने रस के साधारणीकरण से संबंधित जो अनुमतिवाद का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। और शंकुक का जो समय है वो है 9वीं शताब्दी का आरंभ। फिर है मम्मट। मम्मट का जो समय है वो है 11वीं सदी का उत्तरार्ध। और तत्पश्चात है विश्वनाथ। और विश्वनाथ का जो समय है इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना विश्वनाथ की वो है साहित्य दर्पण। और विश्वनाथ का जो समय है वो है 14वीं सदी। तो इस तरीके से भामा है वो है 6ठी सदी के मध्यकाल, जो भामा 6ठी सदी के मध्यकाल, शंकुक है 9वीं शताब्दी का आरंभ, मम्मट जो है वो है 11वीं सदी और विश्वनाथ है वो है 14वीं सदी। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित भाषाओं के विकास को उनकी क्रम के अनुसार है व्यवस्थित। ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और आप कुछ समय और सेकंड रुक कर है वो इसका जो आंसर है वो बताइए कि निम्नलिखित जो भाषाओं हैं उनका जो विकास क्रम के अनुसार है उसको व्यवस्थित करने का वो क्या होगा। सौर सैनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले वो कौन सी है, वो है प्राकृत, और प्राकृत से ही वो किसका विकास होता है, वो है अपभ्रंश से। तो सबसे पहले पहली प्राकृत आएगा, तत्पश्चात है सौर सैनी, फिर आएगा हमारा पूर्वी हिंदी और तत्पश्चात आती है वो आती है हमारी वर्तमान हिंदी। तो पहली प्राकृत है, फिर है सौर सैनी, तत्पश्चात है पूर्वी हिंदी और अंत में आता है हमारी जो वर्तमान हिंदी का जो स्वरूप है वो नजर में आता है इस तरीके से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पाश्चात्य जो आचार्य हैं उनको जो जन्म वर्ष के अनुसार है, उनका जो जन्म के अनुसार है वो क्रम है वो क्या रहेगा। रोलम बर्थ, फर्डिनांड साश्योर, सैमुअल टेलर कोलरिज और आईए रिचर्ड्स। तो इसमें जो सबसे पहले आएंगे वो आएंगे सैमुअल टेलर कोलरिज। और सैमुअल टेलर कोलरिज है वो किसके सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, तो सैमुअल जो टेलर कोलरिज है वो कल्पना के जो सिद्धांत हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है बायोग्राफी लिटरेरिया, जिसका प्रकाशन है वो 1817 में किया गया था। तत्पश्चात है जो सैमुअल टेलर कोलरिज है। सबसे लास्ट में आएंगे रोलम बर्थ, क्योंकि रोलम बर्थ का जो संबंध है वो है उत्तर आधुनिकता से, और उत्तर आधुनिकता का जो समय है वो माना जाता है 1970। तो सबसे लास्ट में जो आएंगे इसमें वो आएंगे उत्तर आधुनिकतावादी हैं, रोलम बर्थ। तो पहले सबसे पहले सैमुअल टेलर कोलरिज, कल्पना का सिद्धांत 1817, फिर है फर्डिनांड साश्योर, तत्पश्चात है आईए रिचर्ड्स। आईए जो रिचर्ड्स का जो संबंध है वो नई समीक्षा आंदोलन से रहा है, और इन्होंने पहली बार है जो साहित्य को काव्य शास्त्र के जो सौंदर्य है उससे वो भरी बाती है वो परिपक्व है वो किया था। आईए रिचर्ड्स की जो पोस्ट सिद्धांत है वो है मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा का सिद्धांत, और द प्रैक्टिकल ऑफ क्रिटिसिज्म लिटरेचर है वो इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अंत में आएंगे रोलम बर्थ। इस तरीके से कोलरिज, फर्डिनांड साश्योर, आईए रिचर्ड्स और रोलम बर्थ, ये इनका जो है वो क्रम है वो रहेगा। अगला प्रश्न है, तो 3 2 4 1 ये वो क्रम रहेगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह है वो एक हिंदी के एक महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं, तो उनकी जो रचनाओं की जो कृतियों का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है। तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद है और दूसरी परंपरा की खोज है। तो इसमें जो सबसे पहले रहेगा वो रहेगा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग। ये इनकी जो शुरुआती पुस्तक है उसमें से एक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग। और ये जो पुस्तक है इसमें नामवर सिंह ने अपभ्रंश है उसके 2 भेद माने हैं। तो ये जो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग है उसमें अपभ्रंश के है वो 2 भेद हैं, वो नामवर सिंह है वो मानते हैं। तो इसमें जो हिंदी के विकास में जो अपभ्रंश सिंह है वो नामवर सिंह है 2 भेद मानते हैं। तत्पश्चात इनकी जो पुस्तक आती है वो है छायावाद। छायावाद पर लिखी जाने वाली ये नामवर सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। तत्पश्चात आती है कविता के नए प्रतिमान, और ये जो कविता के जो नए प्रतिमान पुस्तक है इसमें है वो पहली बार है वो मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में है उसकी आलोचना की गई थी, और यहीं से जो अंधेरे में कविता की जो आलोचना का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। और ये जो कविता के जो नए प्रतिमान पुस्तक है, ये जो इसके जो केंद्र में है वो कौन है, मुक्तिबोध। तो कविता के जो नए प्रतिमान है इनके जो केंद्र है उसमें कौन है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसके केंद्र में है मुक्तिबोध। और अंत में आती है दूसरी परंपरा की खोज, और ये जो दूसरी परंपरा की खोज है ये उनके जो गुरु रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उनकी प्रेरणा है, उनसे है ये प्रेरित रहा है दूसरी परंपरा की खोज। तो इस तरीके से नामवर सिंह की पुस्तकें हैं वो है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग से सर्वप्रथम है, तत्पश्चात छायावाद, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न है, ये कथन है और कथन 2 है कि साहित्य में लोक ही प्रमाण है। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। तो कुछ समय के लिए आप है वो पॉज लीजिए, ये जो इसका जो आंसर है वो क्या होगा। बहुत ही आसान और बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला प्रश्न है कि साहित्य में लोक ही प्रमाण है। फर्स्ट स्टेटमेंट है साहित्य में लोक ही प्रमाण है, तत्पश्चात है लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की है वो आवश्यकता है वो होती है। तो कथन फर्स्ट है कि साहित्य में लोक ही प्रमाण है, तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि साहित्य में जो लोक है वो ही प्रमाण है। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ये वो गलत है, हो जाएगा। लोक साहित्य की प्रमाणिकता करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों का कोई औचित्य है वो सवाल ही उठता नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है वो है कि साहित्य में लोक ही प्रमाण है, बिल्कुल सही है, और दूसरा स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है।
तो कथन एक है जो सत्य है, दूसरा है वो हमारा गलत है। जो सी आंसर होगा वो हमारा सही होगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है वो पंच विराल में शामिल नहीं है। तो जो रामचंद्र शुक्ल है उनके अनुसार है वो कौन सा है वो पंच विराल है उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा और अहंकार। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है वो पंच विराल है उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा और अहंकार। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो पंच विराल में जो शामिल नहीं है वो है हमारा अहंकार। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो पंच विराल में शामिल नहीं है वो है अहंकार। डी आंसर है वो हमारा सही होगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो आलस्य, हिंसा और चिकित्सा है ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो पंच विराल है उसमें शामिल है। अगला प्रश्न है शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण की बीज रूप विशिष्ट संस्कारों को शक्ति कहती हैं। प्रतिभा के संबंध में है ये जो कथन है वो किस आचार्य का है। तो आपको ये पता ही होगा कि भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें 3 काव्य हेतुओं की चर्चा की गई है। तो भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें 3 काव्य हेतुओं की चर्चा वो की जाती है। और ये 3 काव्य हेतु कौन कौन सी हैं? ये 3 काव्य हेतु हैं वो है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये जो 3 काव्य अभ्यास है वो है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और इनमें जो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास है उसमें जो सर्वाधिक जो महत्व है वो किसको दिया जाता है? तो सर्वाधिक जो महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है प्रतिभा को। अब अगला प्रश्न है इसी जो स्टेटमेंट है कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज के रूप में विशेष संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में ये जो उपरोक्त कथन है वो किसका है? आचार्य कुंतक वक्रोक्ति जो सिद्धांत है उसके प्रणेता हैं जगन्नाथ हैं, वो रमणीहात प्रतिपादक शब्द काव्य में इनकी रस से संबंधित महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। मम्मट है और दंडी है वो अलंकार संप्रदाय है उनसे संबंधित है। तो शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष ये जो कथन है वो किसका है? वो है आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट का स्टेटमेंट है कि शक्ति है कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने है वो रसों की जो संख्या है वो 8 मानी है। वैसे तो जो भरत मुनि है वो रसों की जो संख्या है वो अपने नाट्य शास्त्र उसमें रसों की संख्या वो कितनी मानती हैं? तो भरत मुनि है वो रसों की संख्या वो 8 मानती हैं। लेकिन ऑप्शन में 8 भरत मुनि नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की जो संख्या वो 8 मानी? ऑप्शन है दंडी, धनंजय, रुद्रट और अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त रस के साधारणीकरण में अपने जो अभिव्यक्तिवाद का जो सिद्धांत है उसके लिए वो बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। धनंजय की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है धनंजय की 10 रूपकम, और दंडी की जो पुस्तक है वो है काव्यादर्श। और दंडी ने सर्वप्रथम अलंकार को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने का जो कार्य है वो किया था। तो निम्नलिखित में से किस आचार्य ने है वो रसों की जो संख्या है वो 8 मानी है? तो निम्नलिखित में से जिस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है वो है दंडी, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है काव्यादर्श। तो रसों की जो 8 संख्या मानते हैं वो मानते हैं आचार्य दंडी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सही है? हमको जो राइट स्टेटमेंट है वो देखना है। आइए रिचर्ड्स हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आइए रिचर्ड्स वो नई समीक्षावादी जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं। और इनके 3 महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत वो है मूल्य सिद्धांत, काव्य भाषा और संप्रेषण का सिद्धांत। और इन्होंने जो नई समीक्षा सिद्धांत है उसको वो सैद्धांतिक आधार प्रदान करने के साथ ही इन्होंने जो उसमें काव्य शास्त्र में सौंदर्य शास्त्र को लाने का कार्य वो किया। तो आइए रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। ठीक है, आई रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। ये स्टेटमेंट गलत है। रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। आई रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो जो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे गलत हो गए हैं। रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण करते हैं, मैंने आपसे 3 काव्य सिद्धांतों की बात बोली थी, मूल्य सिद्धांत, काव्य भाषा और संप्रेषण का सिद्धांत। तो इसे वो कहां पर ही बात करते थे? वो संप्रेषण। रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। रिचर्ड्स है जो रिचर्ड्स महोदय हैं वो जिसे वो संप्रेषण का सिद्धांत कहते हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही वो क्या है एक रूप है वो मौजूद है। तो आइए जो रिचर्ड्स की जो बाकी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो गलत हैं। और रिचर्ड जैसे संप्रेषण का जो सिद्धांत करते हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण है उसका ही एक रूप है। अगला प्रश्न है बिंबवाद का संबंध है वो निम्नलिखित में से वो किस आचार्य से? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जो बिंबवाद है उसका जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस आचार्य से? ऑप्शन है जॉर्ज लुकाच,
ये एजस पाउंड नहीं है, ये जो होगा वो होगा एजरा पाउंड, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। जॉर्ज लुकाच, एजरा पाउंड, डैनियल वेल और जोंक दोरिदा। तो आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से जो बिंबवाद का जो आचार्य है वो कौन है। तो जो बिंबवाद के जो आचार्य हैं, आचार्य से संबंध वो कौन है, वो है एजरा पाउंड। और बिंबवाद का जो प्रवर्तन है, जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है टी होल्म को, टी होल्म को। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो बिंबवाद है, बिंबवाद आंदोलन से है वो एजरा पाउंड है वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो टी होल्म है वो बिंबवाद का जो प्रवर्तक है वो माने जाते हैं। टी होल्म और एजरा पाउंड, इन दोनों को बिंबवादी आंदोलन के संदर्भ में आप हैं वो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये सिद्धांत है और उनका है वो मिलान करना है। रम्य कल्पना, मूल्य सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा और उत्तर आधुनिकतावाद। ऑप्शन है हमारे पास टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलेज और रोलम बर्थ। तो जाहिर सी बात है जो कल्पना का जो सिद्धांत है वो किसका दिया है, तो कल्पना का सिद्धांत है कॉलरिज का। और कॉलरिज है वो दो कल्पनाओं की बात करते हैं, एक है मुख्य और गौड़ कल्पना, और इसके अलावा वो प्राथमिक और द्वितीय कल्पना, और इसके अलावा वो कल्पना और जो फैंटेसी है उसका भी अंतर है वो बताते हैं। तो कल्पना का संबंध जहाँ इमेजिनेशन से है, वहीं वो फैंटेसी है वो उसको रम्य या फंटासिया से बोलते हैं। तो रम्य कल्पना है, इसका जो संबंध है वो किससे है, वो है कॉलरिज से। तत्पश्चात है मूल्य सिद्धांत। तो जो मूल्य सिद्धांत है वो जाहिर सी बात है वो किसका है, वो है आई.ए. रिचर्ड्स का। परंपरा और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो किसका, वो टी.एस. एलियट है, वो परंपरा का और निर्व्यक्तिकता का उनका सिद्धांत है। और तत्पश्चात जो उत्तर आधुनिकतावाद है, उत्तर आधुनिकतावाद से कौन जुड़ा हुआ है, तो वो है रोलम बर्थ। तो रम्य कल्पना है उसका जो संबंध है वो है कॉलरिज से, मूल्य सिद्धांत है आई.ए. रिचर्ड्स से, परंपरा है टी.एस. एलियट से, और उत्तर आधुनिकता है रोलम बर्थ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भाषाओं का जो विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। प्राचीन संस्कृत, सौरसेनी, लौकिक संस्कृत और पश्चिमी हिंदी। तो आप लोग बताइए कि इसका जो क्रम है वो क्या होगा। प्राचीन संस्कृत है, सौरसेनी है, लौकिक संस्कृत है और पश्चिमी हिंदी। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषाएं आएंगी, और प्राचीन आर्य भाषाओं में सबसे पहले कौन सी आती है, वो है प्राचीन संस्कृत। फिर प्राचीन संस्कृत के बाद कौन सी आती है, वो आती है लौकिक संस्कृत। तत्पश्चात विकास होगा सौरसेनी का, और अंत में आती है हमारी जो पश्चिमी हिंदी है वो है। तो प्राचीन जो संस्कृत है इससे विकास होता है लौकिक संस्कृत का, और सौरसेनी से जो विकास होता है वो किससे होता है, पश्चिमी हिंदी से। तो प्राचीन संस्कृत और लौकिक संस्कृत, सौरसेनी और पश्चिमी हिंदी, ये इनका जो क्रम है वो रहेगा। संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय है वो सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। तो पहला जो कथन है वो है हमारा कथन है कि संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को है वो अलग अलग तर्कों से है वो पुष्ट किया है। एक तरफ हमारा स्थापना है और दूसरी तरफ है वो हमारा तर्क है। तो संचारी भावों के उन्मेष, तो संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय है, तो संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस है वो निष्पन्न होता है। फिर है भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को है वो अलग अलग तर्कों से है वो पुष्ट है वो किया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में जो रस है वो निष्पन्न होता है, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। भारत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया, ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे क्या होंगे, ई और आर है वो दोनों गलत होंगे। तो संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रस होता है वो पहले से ही है वो पाठक और सहृदय में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफ जो है आलोचक लेखक है उनकी कृति है प्लेटो, बिम्बसार, W.K. कॉलरिज और फ्रैंक रेमंड लेविस, दी ग्रेट ट्रेडिशन, इयोन, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म और शॉर्ट हिस्ट्री। तो जाहिर सी बात है कि जो प्लेटो है वो एक प्रत्ययवादी और आइडियलिस्टिक आलोचक है, इनकी जो रचना है वो कौन सी है, तो प्लेटो की फ्लेवस के अलावा जो यून रचना है वो इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात बिम्बसार W.K. तो बिम्बसार W.K. की जो रचना है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरिज लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, और फ्रैंक रेमंड लेविस की जो रचना है वो है द ग्रेट ट्रेडिशन। तो प्लेटो है वो है इयोन, बिम्बसार W.K. लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री, कॉलरिज लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और फ्रैंक रेमंड लेविस की है द ग्रेट ट्रेडिशन। अगला प्रश्न तो ये आंसर है वो हमारा सही होगा।
निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का जो एक भेद है वो अवंती को माना है? ऑप्शन है भामह, वामन, कुंतक और भोजराज। तो निम्नलिखित में से जो किस आचार्य है उन्होंने जो रीति का जो एक भेद है वो अवंती को माना? ऑप्शन है भामह, वामन, कुंतक और भोजराज। तो निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का जो एक भेद है वो अवंती को माना? तो भामह का संबंध है वो किससे? वो अलंकारों से। भामा की जो पुस्तक उनका नाम है अलंकार। वामन है वो रीति संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है। तो वामन है वो कौन से संप्रदाय के प्रवर्तन है? वो है रीति संप्रदाय। भामा का संबंध है अलंकार से। और ये जो कुंतक है इनका जो संबंध है वो है कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत। कुंतक वो वक्रोक्ति संप्रदाय उसके प्रवर्तन है। और ये जो भोजराज है ये रहे रसवादी। तो इनमें से निम्नलिखित में किस आचार्य ने रीति का एक भेद है वो अवंती को माना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भोजराज। तो भोजराज है वो रीति का जो एक भेद है वो अवंती है उसको है वो मानते हैं। तो किस आचार्य ने रीति का एक भेद है वो अवंती को माना? तो वो मानते हैं आचार्य भोजराज। टी.एस. एलियट के अनुसार है वो परंपरा। तो टी.एस. एलियट का जो परंपरा और निरपेक्षता का सिद्धांत है उसमें से परंपरा जो सिद्धांत है उसके बारे में ये जो प्रश्न है वो आया हुआ है कि परंपरा है वो संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो आप लोग बताइए कि टी.एस. एलियट के अनुसार है जो परंपरा है वो क्या होती है? संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है और जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो टी.एस. एलियट के अनुसार परंपरा वो संस्कृति का अंश नहीं है, तो संस्कृति का वो अंश होती है, निर्जीव नहीं बल्कि सजीव होती है और उपयोगी भी है। तो टी.एस. एलियट के अनुसार जो परंपरा है वो जीवित संस्कृति का एक अंश है। ये उनके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसके अलावा बोलते हैं कि जो नया कवि है उसके लिए जो पूर्व परंपरा है उसका जो ज्ञान है वो होना चाहिए। और परंपरा के लिए वो टर्म का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं इतिहास बोध। तो इतिहास बोध भी अपन परंपरा सिद्धांत है उसके संदर्भ में याद रखेंगे। तो टी.एस. एलियट के अनुसार परंपरा व जीवित संस्कृति का एक अंश है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री जो पुस्तक है उसके लेखक है वो कौन है? तो जो अंडरस्टैंडिंग जो पोइट्री जो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एलन टेट, टिलियर्ड, क्लिंट ब्रूक्स और सर विलियम एम्सन। तो आप लोग बताइए कि जो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, ये जो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री है इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन है एलन टेट, टिलियर्ड, क्लिंट ब्रूक्स और सर विलियम एम्सन। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री है इसके जो लेखक है वो है क्लिंट ब्रूक्स। तो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री है इस जो पुस्तक के लेखक हैं वो है क्लिंट ब्रूक्स। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं। वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति है वो कठोर साधना है उसमें होती है। तो आप लोग बताइए कि इसमें जो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है और कौन कौन सा उसका है वो व्याख्या है कि नहीं है। तो वीर कर्म से अलग है वो वीरत्व का कोई अस्तित्व नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है कि वीर कर्म से अलग वीरत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वीर कर्म से जो अलग है वीरत्व का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति है वो कठोर साधना में होती है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। वीर कर्म से जो अलग है वो वीरत्व का अस्तित्व नहीं है क्योंकि वीरत्व की जो अभिव्यक्ति है वो कठोर साधना में होती है। तो ए और आर है वो दोनों सत्य हैं और आर है वो उसकी है वो सही व्याख्या भी वो करता है। तो ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित काव्य ग्रंथ हैं उनके कालक्रम के अनुसार है वो लगाना है। तो काव्य दर्श के जो रचयिता है वो कौन है? वो है दंडी, औचित्य विचार चर्चा, काव्य अलंकार, सूत्र वृत्ति और अभिनव भारती। तो सबसे पहले इनमें कौन सी रचना आएगी? तो इनमें सबसे पहले आएगी दंडी की काव्य दर्श। दंडी की काव्य दर्श के बाद है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के बाद है अभिनव चर्चा और अभिनव चर्चा के बाद है औचित्य विचार चर्चा। तो सबसे पहले है वो है काव्य दर्श, फिर है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती और औचित्य विचार चर्चा। तो जो बी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ हैं वो विशेष रूप से है वो रस से है वो संबंधित है? तो सबसे पहले दंडी का है 10 रूपकम है, 10 रूपकम है वो किसका? धनंजय का। दंडी का काव्य दर्श है, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है और भामहा का है वो क्या है? काव्य अलंकार। तो जाहिर सी बात है कि जो दंडी का जो काव्य दर्श है ये तो किसका ग्रंथ है? तो वो है अलंकार का। और भामहा का जो है वो काव्य अलंकार है। ये दोनों की दोनों जो ग्रंथ हैं काव्य दर्श और काव्य अलंकार, तो ये तो किससे संबंधित हो गए? अलंकार से। अब बचता विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और धनंजय का 10 रूपकम। तो 10 रूपकम और साहित्य दर्पण है, इन दोनों का जो संबंध है वो किससे है? तो ये दोनों की दोनों का संबंध है वो है रस से।
बाकी जो दंडी का काव्यादर्श वो अलंकार है, और भामहा का काव्य अलंकार है वो भी किससे संबंधित है? अलंकारों से। धनंजय का 10 रूपकम और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, ये है अलंकार से, रस से संबंधित। शब्दार्थी हो धावः स्वभावे विद्या साहित्य विद्या, ये जो कथन है वो किसका है? ऑप्शन है कुंतक, राजशेखर, भोजराज और विश्वनाथ। बहुत ही शानदार जो स्टेटमेंट है, और जो काव्य की जो परिभाषा उसके संदर्भ में ये है कि शब्दार्थी हो तह भावे विद्या साहित्य विद्या, किसका कथन है? कुंतक, राजशेखर, भोजराज और विश्वनाथ। तो शब्दार्थ यो यथार्थ भाषा भावे विद्या साहित्य विद्या, तो जो विद्या साहित्य विद्या ये जो स्टेटमेंट है वो है राजशेखर का। अगला प्रश्न है हमारा, ये रचनाएं हैं उनका जो मिलान है वो करना है। तो राजशेखर एक तरफ भट्टनायक है, विश्वनाथ है और अभिनव गुप्त। साहित्य दर्पण, अभिनव भारती, हृदय दर्पण और काव्य मीमांसा। तो जाहिर सी बात है कि जो राजशेखर है इनका जो संबंध है वो किससे है? तो वो है काव्य मीमांसा से। भट्टनायक है, विश्वनाथ है और अभिनव गुप्त है। तो तत्पश्चात जो भट्टनायक है, विश्वनाथ है, विश्वनाथ की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो विश्वनाथ की जो पुस्तक है वो है साहित्य दर्पण। तत्पश्चात भट्टनायक की जो पुस्तक है वो है हृदय दर्पण, और अभिनव गुप्त की जो पुस्तक है वो है अभिनव भारती। तो ये जो चारों की चारों जो रचनाएं हैं उनका जो मिलान है वो किया गया। तो राजशेखर की पुस्तक कौन सी है? तो राजशेखर की पुस्तक है काव्य मीमांसा। भट्टनायक की जो पुस्तक है वो है हृदय दर्पण। भट्टनायक का जो सिद्धांत है वो कहलाता है भुक्तिवाद। विश्वनाथ है रमणीय प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ये साहित्य दर्पण है। और अभिनव गुप्त का है वो है अभिनव भारती। तो राजशेखर है वो है काव्य मीमांसा, भट्टनायक है वो है हृदय दर्पण, विश्वनाथ है साहित्य दर्पण और अभिनव गुप्त का है अभिनव भारती। अभी जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं जो कि एक स्वच्छतावादी या स्वच्छंदतावादी जो आलोचक रहे हैं, और उन्होंने छायावाद की जो तीनों पुस्तक कवि हैं प्रसाद पंत निराला, उन तीनों पर जो आलोचनात्मक पुस्तक है वो लिखी है। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनकी सीमाओं का जो सर्वप्रथम जो उद्घाटन है वो कौन करते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वृहद त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वृहद त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि नंद दुलारे वाजपेयी उन्होंने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वृहद त्रयी में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचनात्मक दृष्टि का समर्थन किया। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। नंद दुलारे वाजपेयी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक जो आलोचनात्मक दृष्टि उसका समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि जो भारतीय जो रसवादी है उसका वो समर्थन है वो करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावाद के आलोचक थे, बिल्कुल गलत। वो छायावाद और जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन है उसके समर्थक थे। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक जो प्रभाव है उससे है वो अप्रभावित थे। तो नंद दुलारे वाजपेयी है वो छायावाद के जो रागात्मक जो प्रभाव है उससे है वो अप्रभावित है। तो ये स्टेटमेंट भी है वो बिल्कुल है वो क्या है? गलत है, वो हमारा है वो होता है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत निराला छायावाद की वृहद त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये ऑप्शन सही है। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावाद है उसके है वो आलोचक हैं वो थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें जो 3 स्टेटमेंट है वो गलत है, ये ऑप्शन गलत होंगे। तो इसमें जो पहला जो स्टेटमेंट है वही हमारा क्या है वो सही है। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद अथवा स्वच्छंदतावाद के जो आलोचक हैं वो तो बिल्कुल है वो नहीं रहे हैं। तो इसमें ओनली एक ही जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही रहेगा। निम्नलिखित में से जो भोजराज की पुस्तक है वो कौन सी? अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतक और श्रृंगार प्रश्न। तो जो अभिनव भारती है वो किसकी रचना है? तो जो अभिनव भारती जो पुस्तक है वो तो अभिनव गुप्त की है। व्यक्ति विवेक और काव्य कौतक, तो जो भोजराज की जो पुस्तक है वो कौन सी है? वो है श्रृंगार प्रकाश। तो भोजराज की जो पुस्तक रही है वो कौन सी रही है? श्रृंगार प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कोलरिज का जो ग्रंथ है वो नहीं है? द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और एलिजाबेथ एसेज। आप लोग बताइए कि इनमें से जो कौन सी जो पुस्तक है वो कोलरिज का जो ग्रंथ है वो नहीं है? द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और एलिजाबेथ एसेज। तो इनमें से जो कोलरिज का जो ग्रंथ नहीं है तो या टेबल टॉक है ये जो है वो कोलरिज है उनका ग्रंथ नहीं है। लेटर्स और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर ये दोनों की दोनों जो ग्रंथ हैं वो कोलरिज की हैं। एलिजाबेथ एसेज ये जो पुस्तक है ये जो ग्रंथ है वो किसका है? तो ये जो ग्रंथ है वो है कोलरिज का। कोलरिज का है एलिजाबेथ एसेज।
और द टेबल टॉक भी है, उनकी जो पुस्तक है वो नहीं है। बाकी जो लेटर्स और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एक कॉलरिज के ग्रंथ है, बी और सी। तो जो बी एंड सी है वो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा ग्रंथ नहीं है, तो जो ए और जो डी है वो कॉलरिज का जो ग्रंथ है वो नहीं है। तो ए और जो डी है वो हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नीचे दिए गए कथन है और उनका कल्पना है वो काव्य का अनिवार्य साधन है। ठीक है, कल्पना है वो काव्य का अनिवार्य साधन है, बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट सही है। क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है, बिल्कुल गलत। कल्पना वो काव्य में साध्य कभी भी नहीं हो सकती, वो क्या हो सकती है, साधन। कल्पना है वो काव्य में कभी भी साध्य है वो नहीं हो सकती, और कल्पना है वो काव्य का अनिवार्य साधन है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो हमारा सही है, और जो कथन है वो आर है वो हमारा गलत है। तो आर है वो सही नहीं है, तो जो सी स्टेटमेंट होगा वो हमारा सही होगा। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है, ये जो है वो किसका है, वो कथन है। तो आज का जो हिंदी निबंध साहित्य वो अधिकांश आलोचना की ओर है वो दौड़ा जा रहा है, और आजकल आचार्यत्व की चाह वो रीतिकाल में कुछ बड़ी चढ़ी है, ये किसका कथन है, नंद किशोर नवल। ये बाबू मुलाव राय नहीं है, ये है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ये द्वैधियों के एक महत्वपूर्ण निबंधकार रहे हैं, मुक्तिबोध हैं और मलयज है। तो आज का जो हिंदी निबंध साहित्यकार है, आज का जो हिंदी निबंध साहित्य वो अधिकांश में आलोचना की ओर है वो दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है, ये जो कथन है वो किसका, ऑप्शन है नंद किशोर नवल, बाबू गुलाब राय, मुक्तिबोध और मलयज। तो आज का जो हिंदी निबंध है वो अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से कुछ बड़ी चढ़ी है, ये जो स्टेटमेंट है वो है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय है वो द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण निबंधकार रहे हैं, और इनका एक बड़ी महत्वपूर्ण आत्मकथा है बाबू गुलाब राय की, वो है मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है हमारा, ये राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम और संकल्प 1968, 65, 59 और 63। तो जाहिर सी बात है कि जो राष्ट्रपति का जो आदेश है वो कब आएगा, तो राष्ट्रपति का आदेश है वो आएगा 1955 में। संसद की जो राजभाषा समिति की जो सुझाव है वो कब आएंगे, 1959 में। राजभाषा अधिनियम है वो आएगा 1963 में, और संकल्प है वो कब आता है, वो आता है संकल्प है 1968 में। तो ए का है वो रहेगा सेकंड, बी का है थर्ड, सी का है 4 और डी का है 1। तो जो डी स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का जो संबंध है वो किससे, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो अभिज्ञान का जो संबंध है वो किससे, ऑप्शन है कथानक, चरित्र, अभिनय और गीत। तो निम्नलिखित में से जो कथानक है उसका जो संबंध है वो किससे है, तो निम्नलिखित में से अभिज्ञान का जो संबंध है वो किससे है, तो अभिज्ञान का जो संबंध है वो किससे है, तो अभिज्ञान का संबंध होता है वो है कथानक से। कथानक अभिज्ञान, अभिज्ञान कथानक, आप उसको इस तरीके से भी याद है वो कर सकते हैं। तो अभिज्ञान का जो संबंध है वो किससे होता है, वो है कथानक से। निम्नलिखित पुस्तक है उनका जो लेखकों का सही क्रम क्या है, केशव की काव्य कला होगी है, गुप्त की कला, पद्माकर की काव्य साधना और प्रसाद की काव्य साधना, सत्येंद्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, अघोरी गंगा प्रसाद और रामनाथ लाल सुमन। तो इसमें पहला है वो है केशव की काव्य कला, सत्येंद्र। तो ये तो प्रश्न है, ये तो आमने सामने मैचिंग है वो गलती है। गुप्त की कला कृष्ण शंकर शुक्ल, ये भी गलत है। पद्माकर की काव्य साधना, पद्माकर की काव्य साधना और अघोरी गंगा प्रसाद सिंह, ये सही है। और प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन, ये सही है। तो 3 और जो 4 है वो हमारा क्या है, इसमें सही है। तो 3 और 4 ये वो ही हमारा जो मैच है वो कर रहा है। सा लक्ष्य क्रम ध्वनि है उसके जो भेद हैं वो क्या, तो ध्वनि के संप्रदाय है उसके प्रणेता कौन है, तो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रणेता है वो है आनंदवर्धन। और ध्वनि का जो संबंध है वो किससे माना जाता है, वो माना जाता है व्यंग्यार्थ से। तो ध्वनि संप्रदाय उसके प्रणेता आनंदवर्धन, और ध्वनि का जो संबंध है वो किससे है, वो है व्यंग्यार्थ से। तो समलक्ष्य कृत्य व्यंग्य की ध्वनि के भेद हैं, रसादी ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। तो आप लोग बताइए कि जो समलक्ष्य क्रम जो ध्वनि है उसके जो भेद है वो कौन कौन से हैं। तो जो समलक्ष्य कृत ध्वनि के भेद में रस ध्वनि तो नहीं आती है, वस्तु ध्वनि आएगी इसमें, अलंकार ध्वनि आएगी और वर्णगत ध्वनि नहीं आती है। तो बी और जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो समलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेदों में कौन कौन से हैं, तो वो है वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम है वो द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है। तो निम्नलिखित में से किसकी जो पुस्तक है उसका जो नाम है वो द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है।
ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, रॉल्फ फॉक्स, एडलर और सार्थ। तो आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से जो किसकी जो पुस्तक है उसका जो नाम है वो द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, रॉल्फ फॉक्स, एडलर और सार्थ। तो किसकी पुस्तक का नाम है वो है द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन, वो है सार्थ। और सार्थ है वो एक कौन से हैं, वो अस्तित्ववादी जो विचारक और दार्शनिक हैं वो रहे हैं। तो सार्थ का संबंध है वो अस्तित्ववाद के से है वो रहा है। सार्थ, कामू और जो इनका जो संबंध है वो किससे रहा है, वो रहा है अस्तित्ववाद से। तो क्रिटिक और डायलेक्टिक रीजन है वो किसकी पुस्तक है, वो है सार्थ की। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ और टी.एस. एलियट। तो प्लेटो है वो एक आइडियलिस्टिक और प्रत्ययवादी आलोचक रहे हैं और इनका जो सिद्धांत वो है अनुकरण। अरस्तु का है अनुकरण का सिद्धांत है वो त्रासदी और विरेचन। विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपने काव्य भाषा सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ है वो रोमांटिसिज्म और स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक भी हैं। और टी.एस. एलियट का संबंध वो है परंपरा और निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ और टी.एस. एलियट। तो कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले जो आलोचक हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इनका है वो काव्य भाषा का सिद्धांत है और द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है वो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण है वो पुस्तक है और इसे छाया स्वच्छंदतावाद है उसका घोषणा पत्र की संज्ञा दी जाती है। अरस्तु के त्रासदी की जो सिद्धांतों का जो सही, तो अरस्तु का जो त्रासदी और जो विरेचन का सिद्धांत है तो उसके वो 6 पार्ट हैं। तो उनका जो क्रम है वो क्या, कथानक, चरित्र, विचार और पद योजना। तो अरस्तु को जो त्रासदी की जो सिद्धांत है उसके अंगों का जो सही अनुक्रम क्या है, कथानक, चरित्र, विचार और पद योजना। तो यही इनका क्रम है, कथानक है, चरित्र है, विचार और पद योजना। तो अरस्तु के जो त्रासदी के जो विरेचनों का अनुक्रम है वो क्या है, कथानक, चरित्र, विचार और पद योजना। तो जो सी स्टेटमेंट वो हमारा सही है, यही इनका क्रम है, कथानक, चरित्र, विचार और पद योजना। निम्नलिखित में से सिर्फ कौन सी जो विशेषता है वो गौड़ कल्पना है उसकी है। तो कल्पना का सिद्धांत है वो कौन सा है, तो कल्पना का जो सिद्धांत है वो किसका है, तो कल्पना का सिद्धांत है वो है कोलरिज का। निम्नलिखित में से जो कौन सी जो विशेषता है वो गौड़ कल्पना की है। ऑप्शन है अचेतन, संगठन, अनैच्छिक और विघटन। तो आप लोग बताइए इनमें से जो, तो कोलरिज है वो कल्पना का सिद्धांत है। तो कोलरिज है वो कल्पना को कितने भागों में बांटते हैं, तो कोलरिज है वो कल्पना को 2 भागों में बांटती हैं, एक है मुख्य और दूसरी है गौड़। तो आपको पूछा कि इसमें जो गौड़ कल्पना है वो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो गौड़ कल्पना की कौन सी विशेषता। ऑप्शन है अचेतन, संगठन और अनिश्चित। तो अचेतन, संगठन और अनिश्चित इनका जो संबंध है वो किससे होगा, वो होगा मुख्य से। बाकी जो गौड़ कल्पना का जो संबंध है वो किससे है, गौड़ कल्पना का जो संबंध है वो है विघटन से। ये पुस्तक है उनका जो कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स और कोलरिज। फिर है सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है, मन आवेगों का तंत्र है, गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है, गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। तो सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का है वो है काव्य भाषा का सिद्धांत और वही सबसे पहले करते हैं कि गद्य और जो काव्य की भाषा है उसमें बिल्कुल भी भेद नहीं है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो गद्य और काव्य की भाषा में कोई भी भेद है वो नहीं है। फिर है टी.एस. एलियट। तो जो टी.एस. एलियट है इनका जो मत है वो है सच्ची आलोचना का जो लक्ष्य है वो कवि नहीं कविता है। तो टी.एस. एलियट क्या बोलते हैं कि सच्ची आलोचना का जो लक्ष्य है वो कवि नहीं कविता है। तत्पश्चात है आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. जो रिचर्ड्स है वो बोलते कोलरिज है। कोलरिज का जो सिद्धांत है वो कौन सा का सिद्धांत है, कल्पना का सिद्धांत। तो गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है और आई.ए. रिचर्ड्स है वो है कि मन है वो आवेगों का तंत्र है। ये इस तरीके से इनका जो स्टेटमेंट है वो रहा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो बोलती हैं कि गद्य और काव्य की जो भाषा है उसमें कोई भी भेद नहीं है। टी.एस. एलियट है वो है कि सच्ची आलोचना का जो लक्ष्य है वो कवि नहीं कविता है। आई.ए. रिचर्ड्स है वो बोलते हैं कि मन है वो आवेगों का तंत्र है। और कोलरिज का स्टेटमेंट है गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में है वो संगति है वो स्थापित है वो करती है। तो जो सी स्टेटमेंट है वो हमारा सही हुआ। बहुत ही शानदार जो प्रश्न है वो ये था। शाब्दी व्यंजना के जो प्रकार है वो कौन कौन से, ऑप्शन है आरती व्यंजना, लक्षणा मूला, अवधा मूला और लक्ष्य संभवा। तो आप लोग बताइए कि जो शाब्दी व्यंजना है, व्यंजना को जो विभिन्न प्रकारों में भेद किया जाता है शब्द शक्ति के अंतर्गत, तो शाब्दी व्यंजना है उसके प्रकार है वो कौन कौन से। ऑप्शन है आरती व्यंजना, लक्षणा मूला,
अविदा मूला और लक्ष्य संभवा। तो जाहिर सी बात है कि शाब्दिक जो व्यंजना है इसका जो संबंध होता है वो होता है, शाब्दिक जो व्यंजना है इसका जो संबंध है वो किससे होगा, तो शाब्दिक जो व्यंजना है इसका जो संबंध होता है वो होता है लक्षण मूला और अविदा मूला से। तो बी और जो सी स्टेटमेंट है वो सही है। प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथ में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन है वो अधिक है, वो उपादेय है वो नहीं है। तो प्लेटो के जो निम्नलिखित जो ग्रंथ हैं उनमें काव्य शास्त्रीय में जो आलोचनात्मक जो दृष्टि है उनमें से कौन है वो अधिक उपादेय नहीं है। ऑप्शन है फ्लेवोस, फ्रेवस, इयोन और रिपब्लिक। ये पब्लिक नहीं है, ये होगा रिपब्लिक, प्लेटो का रिपब्लिक। तो प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक दृष्टि से वो कौन अधिक उपादेय नहीं है। ऑप्शन है फ्लेवोस, फ्रेवोस, इयोन और रिपब्लिक। तो प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में जो आलोचनात्मक दृष्टि से अधिक उपादेय नहीं है वो है इयोन। इयोन का है वो प्लेटो को जो आलोचनात्मक दृष्टि है उससे अधिक उपयोगी है वो नहीं है। तो सी आंसर है वो सही है। सॉरी, जो फ्लोवस है वो अधिक है, उपादेय वो नहीं, तो ये आंसर है उसका सही है। ये कथन शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है वो निम्नलिखित में से किसका है। तो ये जो कथन है शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास है वो समन्वित रूप में काव्य हेतु है निम्नलिखित में से किसका। ऑप्शन है हेमचंद्र, दंडी, मम्मट और विश्वनाथ। तो ये जो कथन है कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये जो कथन है शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है निम्नलिखित में से किसका। ऑप्शन है हेमचंद्र, दंडी, मम्मट और विश्वनाथ। ये जो कथन है कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, ये जो कथन है वो है मम्मट का। तो शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास वो समन्वित रूप में काव्य हेतु है, ये जो कथन है वो है मम्मट का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो वाच्यार्थ के लिए है वो प्रयुक्त है वो नहीं होता है। तो वाच्यार्थ के लिए है वो कौन सा जो शब्द है वो प्रयुक्त है वो नहीं होता। ऑप्शन है निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अविदा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ और अन्य अर्थ। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द है वो वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो निश्चित अर्थ है वो वाच्यार्थ के लिए है वो प्रयुक्त होता है, मुख्यार्थ भी होता है, अविदा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ भी होता है, लेकिन अन्य अर्थ का जो संबंध है वो किसी भी अर्थ में है वो वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त है वो नहीं होता। तो डी आंसर है वो सही है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचनात्मक जो पुस्तक हैं उनका जो सही अनुक्रम है वो क्या होगा। साइंस एंड पोइट्री, बायोग्राफी लिटरेरिया, द सेक्रेट वुड और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो इनमें सबसे पहले कौन सी पुस्तक आएगी, तो इनमें सबसे पहले जो पुस्तक आएगी वो आएगी बायोग्राफी लिटरेरिया। बायोग्राफी लिटरेरिया इसका प्रकाशन वर्ष 1817 और ये जो पुस्तक है वो है कोलरिज की। तो सबसे पहले बायोग्राफी लिटरेरिया, तत्पश्चात है टीएस जो इलियट है इनका द सेक्रेट वुड, तत्पश्चात है साइंस एंड पोइट्री और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये जो पुस्तक है वो है आई ए रिचर्ड्स की। तो पहले है बायोग्राफी लिटरेरिया, फिर है द सेक्रेट वुड, साइंस एंड पोइट्री और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, वह निम्नलिखित में से किसका मानना था। तो रस की जो निष्पत्ति है वो मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, ये निम्नलिखित में से वो किसका मानना था। भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक और अभिनवगुप्त। तो भट्ट लोलट का जो सिद्धांत वो कौन सा कहलाता है, तो भट्ट लोलट का सिद्धांत है वो है उत्पत्तिवाद या उपचितिवाद या आरोपवाद। भट्ट नायक है वो है भुक्तिवाद, शंकुक है अनुमतिवाद और अभिनवगुप्त है अभिव्यक्तिवाद। तो रस की जो निष्पत्ति है वो मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है। तो जो रस की जो निष्पत्ति है वो मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, वह निम्नलिखित में से किसका मानना था। ऑप्शन है भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक और अभिनवगुप्त। तो रस की जो निष्पत्ति है वो मूल ऐतिहासिक पात्रों से संभव, ये जो कथन था वो था भट्ट लोलट का, और इनका जो सिद्धांत था वो है उत्पत्तिवाद या उपच्युतिवाद। अगला प्रश्न है आचार्य जो क्षेमेंद्र है, तो आचार्य जो क्षेमेंद्र है इनका कौन सा सिद्धांत है। तो आचार्य जो क्षेमेंद्र का जो सिद्धांत है वो है औचित्य का सिद्धांत। और ये जो औचित्य का सिद्धांत है इसे हम वस्तुवादी या जो समन्वयकारी सिद्धांत है उसकी संज्ञा वो देते हैं। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के वो कितने भेद हैं वो निर्धारित किए थे। ऑप्शन है 30, 26, 28 और 27। तो क्षेमेंद्र का जो औचित्य का जो सिद्धांत है, तो आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को धारण करते हुए औचित्य की है वो कितने भेद हैं वो निर्धारित हैं वो किए थे। ऑप्शन है 30, 26, 28 और 27। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को धारण करते हुए औचित्य के जो टोटल भेद किए थे उनकी संख्या वो है 27, 27। अगला प्रश्न है मूल धातु से संबंधित जो वक्रता है उसको क्या कहा जाता है। तो जो मूल धातु है उससे संबंधित जो वक्रता है हम उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है वर्ण विन्यास वक्रता,
पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता और वाक्य वक्रता। तो जो मूल धातु है से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता। तो जो मूल धातु से संबंधित वक्रता है उसको हम बोलते हैं पद पूर्वार्ध वक्रता। तो जो मूल धातु से संबंधित वक्रता होगी वो कौन कौन सी होगी? अब वो होगी पद पूर्वार्ध वक्रता। लिरिकल बैलेट्स किन दो कवियों की कविताओं का है वो संग्रह है? ये गलती लिख गया है, ये 1978 नहीं होगा, ये होगा 1798। तो जो लिरिकल बैलेट्स है वो किन दो कवियों की है? मूल कविताओं का वो संग्रह है। प्लेटो और अरस्तु, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, टी.एस. एलियट और रिचर्ड्स और क्रोचे और मैथ्यू अर्नस्ट। तो आप लोग बताइए कि जो लिरिकल बैलेट्स है वो किन दो कविताओं हैं, कवियों की जो कविताओं का वो संग्रह। तो जो लिरिकल बैलेट्स है वो दो कवियों की कविताओं का संग्रह है, वो है वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। तो लिरिकल बैलेट्स का संबंध है वो किससे है? वो है वर्ड्सवर्थ और कोलरिज से। और इन्हीं दोनों के द्वारा वो स्वतंत्रतावादी आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है रोमांटिसिज्म की जाती है। उद्दंड मार्दंड ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। आप पता ही होगा कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है? वो उद्दंड मार्दंड को प्रकाश में लाने का जो निम्नलिखित में से किस विद्वान को श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, नारायण दत्त और भगवती चरण चट्टोपाध्याय। तो जो उद्दंड मार्दंड है उसको प्रकाशन में लाने का जो श्रेय है वो निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, नारायण दत्त और भगवती चरण उपाध्याय। तो ये जो उद्दंड मार्दंड है उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। उद्दंड मार्दंड है इसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय को। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आवाज गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर है वो अक्षरिक नहीं होते हैं और मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। तो आप लोग बताइए कि स्वरों के ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन है वो सही होगा? तो स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण है वो नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत ही है। स्वरों का है वो सबसे खासियत इनकी यही होती है कि स्वरों का वो स्वतंत्र उच्चारण वो किया जाता है। उच्चारण की जो दृष्टि से है वो मूल स्वर है वो 10 है, ये स्टेटमेंट सही है कि उच्चारण की दृष्टि से जो मूल स्वर होते हैं वो 10 होते हैं। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में हवा आवाज गति से मुख विवर से निकलती है, बिल्कुल सही है कि जो स्वर ध्वनियों का जो उच्चारण है उसमें हवा आवाज गति से निकलती है। सभी स्वर आक्षरिक नहीं होते हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। सभी स्वर हैं वो क्या होते हैं? आक्षरिक होते हैं। और मात्रा के आधार पर स्वर है वो दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसमें कौन कौन से जो स्टेटमेंट वो हमारे सही होंगे कि उच्चारण की दृष्टि से उसमें मूल स्वर कितने हमारे 10। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा वो आवाज गति से मुख विवर से निकलती है और मात्रा के आधार पर स्वर है वो दो प्रकार के होंगे। तो बी, सी और जो ई स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा? बी आंसर है वो सही है। एक काव्य दोष के संबंध में हमको देखना है। क्लिष्ट दोष में है वेद नखत ग्रह जोरी अरद कारी को बरजे हम खात। तो क्लिष्ट दोष है वेद नखत ग्रह जारी अरद को बरजे हम खात। तो जाहिर सी बात है इसमें क्लिष्ट दोष है वो नजर आएगा। आक्रमक दोष है मुख गायक मयंक को देख कर विकास मानसा कंज। तो ये तो गलती होगा। दुष्क्रमत्व दोष है मारुत नंदन मारुत को मन को खरग। तो ये तो सही है। ग्रामत्व दोष है कश्ती काटी थी कनिष्ठ माँ अस्सी तोसी मजली घनिष्ठ माँ। तो ये तो गलती है। और अप्रतित्व दोष है वो है एतायत बांसी दुख देते हैं ये मेरे अनुभव। तो इसमें जो सही होगा वो होगा ए, सी और ई। बाकी आपको पता होगा कि जो काव्य दोषों की संख्या वो कितनी होती है। तो काव्य दोष होते हैं वो 3 प्रकार के, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। काव्य रीति के संबंध में जो सही कथन है, तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है आचार्य भामा। रीति सब आचार्य बामन वो है वो रीति संप्रदाय के वो क्या है? प्रवर्तक है। तो रीति शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो आचार्य बामन ने किया। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग है वो आचार्य बामन ने किया, ठीक है। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। आचार्य रीति रुद्रट ने रीति को संगठना बताया। भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी और हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली जो गौड़ी है वो रीति है। तो आप लोग बताइए कि इसमें जो कौन सा स्टेटमेंट है वो हमारा वो सही होगा? तो हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली जो रीति है वो गौड़ी तो नहीं होगी, क्योंकि गौड़ी का जो संबंध है वो किससे होता है? गौड़ी का जो संबंध होता है वो होता है ओज और क्रांति से।
तो ई स्टेटमेंट तो हमारा गलत ही होगा, अगर इसमें ई अगर हम हटा देंगे, हटा दिया, तत्पश्चात ए बी सी और ए सी डी बनते हैं। तो रीति शब्द का प्रयोग आचार्य बामन ने किया, बिल्कुल सही है ये। तत्पश्चात है दंडी ने रीति के स्थान पर है वो मार्ग शब्द है उसका है वो प्रयोग है वो किया है। आचार्य रुद्रट ने रीति को संगठना का, ये जो सी स्टेटमेंट है वो सही है। आचार्य रुद्रट है वो रीति है, उनको है वो क्या बोलते हैं, संगठना, और दंडी ने रीति के स्थान पर है वो मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। तो इसके जो आंसर होगा वो होगा ए बी सी, ये आंसर है वो इसका बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे क्या होंगे, गलत है। 105 जो रीतियों की संख्या तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रीति शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम आचार्य बामन ने किया। दंडी ने रीति के स्थान पर है वो मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं, और आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना कहा है। अभी कोलरिज का जो कल्पना का जो सिद्धांत है उसके बारे में स्टेटमेंट है। कोलरिज कल्पना को कोलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण सृजन है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोलरिज है वो कल्पना को क्या है वो ईश्वरीय शक्ति है वो मानते हैं, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन है उनका कि कोलरिज है वो कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं जिसका गुण है सृजन। कोलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कोलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य और गौण। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य की मस्तिष्क में होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मुख्य कल्पना इच्छा चालित वॉलंटरी होती है, ये गलत है। मुख्य कल्पना अधिक सचेत सक्रिय तथा सयास होती है, ये भी गलत है। तो इसमें जो ए बी और जो सी हो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो कल्पना को कोलरिज है वो एक ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, बिल्कुल सही है, और जिसका गुण क्या है, सृजन। कोलरिज कल्पना के दो भेद मानेंगे, मुख्य और गौण कल्पना, और मुख्य कल्पना की अवस्था है वो जन सामान्य के मस्तिष्क में होती है, जबकि जो गौण कल्पना है वो दार्शनिक तथा कलाकार है उसकी अभिव्यक्ति है वो करता है। जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। मुख्य कल्पना वो इच्छा चालित वॉलंटरी होती है, ये गलत है। मुख्य कल्पना अधिक सचेत सक्रिय, ये मुख्य कल्पना नहीं होती, ये होती है गौण कल्पना। तो जो डी और ई स्टेटमेंट है वो हमारे गलत होंगे। तो आज के जो है हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है उसको यहीं तक करते हैं। बाकी हमारी जो भारतीय में पाश्चात्य काव्य शास्त्र वो लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर ही है, और कल इसकी जो भारतीय में पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसकी ये अंतिम क्लास होगी। तत्पश्चात हम जो विचारधाराओं वाला जो सेक्शन है उसकी आगे की तरफ बढ़ेंगे, उसमें मार्क्सवादी अर्थवादी वगैरह जितने भी प्रकार की जो यूनिट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमारी ये जो भारतीय में पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसकी ये अंतिम क्लास होगी कल। धन्यवाद।